क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे कई बहुत सारे सवाल किसी भी मिडिल क्लास आदमी के मन में आते हैं बिकॉज ये उनकी मेहनत का पैसा है। इट इज अ रियली हार्ड अर्न्ड मनी। अभी 2 महीने पहले फिलहाल जब क्रिप्टो करेंसी के लिए एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो अपनी टेस्ला कार्स बिटकॉइन में डील नहीं करेंगे। और वहीं पे चाइना ने अनाउंस कर दिया था कि वो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना इलीगल घोषित कर देगी अपने देश में। तब ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन की वैल्यू 40% से नीचे गिर गई थी। और इतनी वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी जो ट्वीट से इतना इफेक्ट हो सकती है, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। मुश्किल तो क्या, मैं तो कहूंगा नामुमकिन ही है। बट हाँ, हम उसके पास से ये जान सकते हैं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज हमारे लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज 2008 में क्रिएट की गई थी जब एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी को। ये ध्यान में रख के ये करेंसी इशू की गई थी कि हमारी इकोनॉमी का पूरा पैसे का कंट्रोल सिर्फ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ बैंक्स और कुछ गवर्नमेंट्स के हाथ में है। हमारे मनी एक जो एसेट का काम करता है वो एक गवर्नमेंट अथॉराइज पेपर है, इस वजह से हम उसे मार्केट में रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करने का काम एक क्रिप्टो करेंसी कर सकता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एक्सेप्टेबल करेंसी मानी जा सकती है। 2010 में लोगों ने इनफैक्ट उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज करना चालू कर दिया था। स्टार्टिंग में कुछ डील ऐसी भी थी जिसमें लोगों ने 10,000 बिटकॉइन पे किए थे बस जस्ट 2 पिज्जास के लिए। आज एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए है ऑलमोस्ट। 2012 के बाद से बिटकॉइन लोगों की नजरों में आना चालू कर गया था और वहीं 2017 तक आते आते बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत $5 से $1,000 तक हो गई थी। $1,000 मतलब ऑलमोस्ट 73,000 रुपए। और वहीं पे इस पीरियड के बीच 2012 से 2017 के बीच इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की शुरुआत हो चुकी थी। अक्टूबर-नवंबर 2017 के बीच में 2 PIL फाइल की गई थी, जिसमें ये डिमांड रखी गई थी कि या तो क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी बिठाई जाए जो इन करेंसीज को रेगुलेट कर सके। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करती हैं जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी एक बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनके ऊपर कोई बॉडी नहीं बैठ सकती, कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं दिसंबर 2017 में RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह तक अनाउंस कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज एक पॉन्जी स्कीम्स का पार्ट है। पॉन्जी स्कीम मतलब वही होती है जो हेरा फेरी जैसी मूवी में अक्षय कुमार पैसे लगा देता है और वो सोचता है कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। अप्रैल 2018 तक आते आते सब कुछ बदल चुका था, बिकॉज RBI ने एक इशू नोटिस करके अनाउंस कर दिया था कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर कोई मल्टीपल पेमेंट सिस्टम किसी भी तरीके की वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 99% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था जो उस टाइम में, वो एकदम से खत्म हो गया था और जो 95% जॉब थी उस सेक्टर में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लोग कर रहे थे, वो एकदम से गायब हो गई। 2018 में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने इसके खिलाफ एक पिटीशन साइन करी और वही ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इसका डिसीजन आते आते कुछ 2 साल लग गए, लेकिन फाइनली मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक पर्सनल चॉइस है, सो वो एक लीगल इन्वेस्टमेंट मानी जा सकती है, वो इलीगल नहीं है। और वहीं उसमें ट्रेड करना भी इंडिया में लीगल है। और यही इसी के साथ उन्होंने RBI के सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस ड्यूरेशन के दौरान जो कुछ लोग थे जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को लेके काफ़ी सीरियस थे, वो इंडिया से मूव कर गए थे और वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी रेगुलेटेड है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, उसके अलावा सिंगापुर और US जैसी कुछ और कंट्रीज। 29 जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंस किया कि वो अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, और उसी के साथ एक क्रिप्टो बिल लॉन्च करेगी जिसमें ये बताया गया था कि शायद क्रिप्टो करेंसी को फिर से बैन कर दिया जाए इंडिया में। बट इसके खिलाफ या इससे रिलेटेड बजट सेशन में अब तक कोई बात नहीं की गई 2021 के, सो इसका कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि अभी कोविड की सिचुएशन में ये भी माना जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास और भी ऑफिशियल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक इकोनॉमी को बूम करने के लिए, और एक क्रिप्टो करेंसी अभी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। पिछले 2 महीने में जब एलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया था कि वो
बिटकॉइन में डील नहीं करेंगे अपनी टेस्ला कार्स, और इनफैक्ट चाइना ने भी अनाउंस किया था कि वो बैन कर देगा बिटकॉइन माइनिंग, तब ऑलमोस्ट 40% का डिक्रीज आया था क्रिप्टो में। और वहीं पे ये ऐसा पहली बार भी नहीं है, बिकॉज ऐसा ऑलरेडी कई इवेंट्स हो चुके हैं। इसके साथ अभी भी कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और इवन यूएस, जो अब एक्सेप्ट कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को और बिटकॉइन को लेके काफ़ी सीरियस है। 2019 की एक स्टडी जो रिलीज कर गई थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसमें ये पाया गया था कि ऑलमोस्ट एक बिटकॉइन नेटवर्क इतनी एनर्जी CO2 की रिलीज करता है, CO2 एमिट करता है, जितना एक वेस्टर्न सिटी करती है, या फिर एक श्रीलंका होल कंट्री जितना कार्बन एमिशन करती है। वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक स्टडी के दौरान ये भी पाया गया था कि ऑलमोस्ट जो 39% ऑफ एनर्जी यूज की जा रही है क्रिप्टो माइनिंग में, जिसे हम प्रूफ ऑफ वर्क भी कहते हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके लिए यूज की जा रही है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से शायद आपको सक्सेस मिल सके, या फिर उसके जो अनसर्टेन है वो है उसका फेलियर, कभी भी फेल हो सकता है। बट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है कि क्या इतना लालच हमारे लिए सही भी है या नहीं। उसके अलावा आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना कीजिए, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उस अमाउंट का यूज कीजिए जो शॉर्ट टाइम में आपको अवेलेबल ना हो, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट करा है, बट मुझे पता है कि अगले 2 साल तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट मेरे को पता है मैं अगले 2 साल मेरे पास सेविंग्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, और मुझे आगे जॉब करनी है तो मुझे उस अमाउंट की यूज नहीं होगी। वैसी कुछ अमाउंट आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसकी मार्केट स्पेकुलेशन देखिए, ओवरऑल वो पास्ट में कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है ये नोटिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक वाइजली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।